हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस से रिलेटेड ना। यहाँ पे हमें जो फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सबसे पहला फार्मूला ये है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो हो जाएगा I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अगर मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा टी एफ कितना होगा, दैट विल बी I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा पाई कितना है, दैट विल बी I इंटू सी आर टी ना। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना है, जो मैंने कोर्सेज में बताया हुआ, डिटेल कोर्स मैंने जो बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको इससे पहले के वीडियोस में मैंने बताया था ऐप पे, कि अगर आपको पता करना है रिलेशन अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा का रिलेशन है I-1 अपॉन n-1। ये तब होता है जब आपके पास डिसोसिएशन होता है, अगर मेरे पास ए एक्स बी वाई है जो मुझे डिसोसिएट होकर x टाइम्स ए प्लस देता है प्लस y टाइम्स b माइनस देता है, तो वहाँ पे n डैश का वैल्यू x प्लस y हो जाता है, यानी आयंस कितने प्रेजेंट हैं हम उसे n डैश कहते हैं। ये डिसोसिएशन के लिए हो गया। अल्फ़ा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज I-1 अपॉन n-1, जहाँ पे यहाँ n का मतलब होता है कि आप कह सकते हो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे डाइमर बना है, ट्राइमर बना है, टेट्रामर बना है कि क्या बना है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास n टाइम a मॉलिक्यूल है और अगर वो पॉलीमराइज होकर a टाइम n बना लेता है, तो यहाँ पर n का मतलब होता है डाइमर है, ट्राइमर है या टेट्रामर है। अब यहाँ आप कुछ और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं फार्मूले का अगर मैं अलग से एक रूप देखूँ तो ये फार्मूला हो सकता है I कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा, एक फार्मूला ये हो सकता है। या इसी फार्मूले को मैं दूसरा, ये फार्मूला हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला जो है हम वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आई का ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको ज़्यादा रूप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और याद रखना, आई का मतलब होता है एम थियोरेटिकल, यानी जो हम नॉर्मली थियोरेटिकली निकालते हैं, डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व्ड, जो हम मास ऑब्जर्वेशन करके निकालेंगे। ये एक फार्मूला है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो जब आप वेंट ऑफ फैक्टर के फार्मूलेज डील करते हो या न्यूमेरिकल डील करते हो, तो ये कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, ये सारे डिटेल मैंने ऑलरेडी ऐप पे बनाए हुए जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, पढ़ा दिया है। यहाँ पर एक और फार्मूला आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस हिसाब से दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आई। ये है इससे रिलेटेड की जो थियरी है वो मैंने बनाई हुई है वीडियोस में। आप अगर जाके देखेंगे ऐप पे, आप ओपन करके देखिएगा प्लेलिस्ट में, कोर्स जो सॉल्यूशंस इन कॉलिगेटिव का कंप्लीट कोर्स है, मैंने वहाँ पे आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है। ना स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास आता है, और न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके पास आ रहा है, फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट और फॉर ए डाइमर। यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ है, मतलब फिनॉल मेरे पास जो है फिनॉल डाइमराइज हो रहा है। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 इंटू 10⁻³ kg ऑफ फिनॉल, 20 इंटू 10⁻³ kg ऑफ फिनॉल इन 1 kg ऑफ बेंजीन हैज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज बाय 0.69 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल दैट वाज डाइमराइज। आपको ये पता करना है कि कितना फ्रैक्शन फिनॉल का डाइमराइज हुआ है। मतलब देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास इस तरीके से फिनॉल है, ये फिनॉल है, और मान लेते हैं ये डाइमराइज होता है, मतलब डाइमराइज का मतलब होता है 2 फिनॉल एक साथ आ जाते हैं, इस तरीके से डाइमराइज हो गया। अब अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास जो फिनॉल था वो 20 इंटू 10⁻³ kg था, ठीक है, और 1 किलो बेंजीन में था, इट वॉज प्रेजेंट इन 1 kg बेंजीन, ये 1 kg बेंजीन में प्रेजेंट था, और इसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ बेंजीन का, जो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आया वो 0.69 आया। अब मुझे बताइए कि इतने फिनॉल में से कितना फिनॉल एसोसिएट हुआ, यानी अल्फ़ा मुझे बताइए। अल्फ़ा मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है। तो जब पॉलीमराइजेशन होता है वहाँ पर अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताता है, एसोसिएशन। ये याद रखना, ये फॉर्मूलेस मैंने सब करवाए हुए हैं कंप्लीट कोर्स में, आप जाके देखिएगा, और आप पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना बैठिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पहले आप ट्राई कर लीजिए, आपसे होता है क्या, कर लिया कोशिश। अब देखिए,
सबसे पहले कुछ कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है। एसोसिएशन हो रहा है डाइमर का, ठीक है। फिनॉल दिया हुआ है इतना केजी, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। बेंजीन दिया हुआ है 1 kg, यहाँ लिख लिया। डेल्टा टी भी जो दिया था 0.69 केल्विन दिया था, ठीक है। के एफ का वैल्यू 5.12 दिया है। के एफ का वैल्यू आपको पता करना, फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल डायमराइज यानी अल्फा पता करना है। नाउ टेल मी वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट्स द फार्मूला फॉर अल्फा। चलो अल्फा का भी हम फार्मूला बाद में निकालेंगे। अल्फा का फार्मूला हमारे लिए बड़ा आसान है, अल्फा को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दैट अल्फा विल बी इक्वल टू I-1 अपॉन 1/n-1। अब 1/n हमें पता है, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 - 1। किसी तरीके से अगर मुझे i का वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे किसी तरीके से i का वैल्यू पता चल जाए तो मैं बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब हाउ डू यू कैलकुलेट i का वैल्यू? सी बहुत अच्छा है i का वैल्यू निकालना। व्हाट इज फार्मूला फॉर i? m थियोरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व। अब थियोरेटिकल मास ऑफ ए फिनॉल कितना होता है? 94, ये हमें पता है। C6H5OH फिनॉल का थियोरेटिकल मास कितना होता है? 95 होता है, वो हमें पता है। 94 होता है, वो हमें पता है। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आप पता कर लो किसी तरीके से। कैसे पता करोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करो। आपको ये सब वजन और ये सब दिया हुआ है, डेल्टा टी भी दिया है, तो m ऑब्जर्व्ड आप कैसे निकालोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू W2/m2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय W1, और यहाँ पे आ जाएगा KB मल्टीप्लाइड बाय KB। अब यहाँ से मुझे M2 निकालना है, मैं M2 का वैल्यू यहाँ निकालूंगा। M ऑब्जर्व जिसको कहेंगे, यानी जो एक्सपेरिमेंटली हम निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? KF। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, TF मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे डेल्टा TF लिख लो, KB की जगह KF आ जाएगा, ठीक है। मुझे ये M2 निकालना है तो सिर्फ एक्सचेंज हो जाएगा डेल्टा TF। तो KF मुझे दिया है, यस KF का वैल्यू दिया है। W2 मुझे दिया है, मुझे बताया कितना वजन है, 20 ग्राम। 1000 है। डेल्टा TF का वैल्यू मुझे पता है। W1 का वैल्यू, सॉल्वेंट कितना है? 1 kg है, तो वहाँ पे 1 kg आ जाएगा। 1 kg है, मैं उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूंगा, हो जाएगा 1 × 10⁻³ ग्राम्स। अब मैंने ये सब वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली। इससे मुझे M ऑब्जर्व का वैल्यू मिल गया 8.4, 148.4 ग्राम पर मोल, 148.4 ग्राम पर मोल। अब मुझे M ऑब्जर्व मिल गया, तो 94 मेरे पास ऑलरेडी था, 148.4 मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपना I का अल्फ़ा वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, जो मेरे पास फार्मूला था। व्हाट इज़ I का वैल्यू? I विल बी इक्वल टू अल्फ़ा -1/1/n-1। अब चाहो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, या आप अगर इसको चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। आप किस, यहाँ सर ये अल्फ़ा आएगा यहाँ पे, दिस विल बी अल्फ़ा I-1। अब आप इसको ऐसे कर लो, या तो आप इस फॉर्मूले को, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज I विल बी इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फ़ा, ये 1/n। देखो फॉर्मूले का रूप वही है, ये जो है वो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I-1 बचेगा, 1 वहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। सी आई हैव जस्ट रीअरेंज दी फार्मूला, मैंने फार्मूले को सिर्फ क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो। ये किसका वैल्यू हो गया? I का वैल्यू 94 डिवाइडेड बाई 148, 1 + 1/n, 1/n-1, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा I का वैल्यू। अब इससे मैं अल्फ़ा का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैलकुलेशन करना आपका जिम्मेदारी होगा, पॉज करो, कैलकुलेट करके देखो वेदर यू आर गेटिंग अ राइट आंसर और नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा बच्चा है तो जो जेई मेंस एडवांस या नीट की तैयारी कर रहा है, प्लीज़ उस तक ये वीडियोस को पहुंचाओ, ये आपका जिम्मेदारी है। आपको अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा, दैट विल बी 0.733, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो 73.33 हो जाएगा, 73.3 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। ना मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, कहीं पे स्टार मार्क कर लेना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.011 मोलाल KX FeCN6। सी यहाँ पे KX है, Fe है, साइनाइड है, 6 टाइम्स है। वी डोंट नो K कितना है, कि भाई ये K3 हो सकता है, ये K4 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वहाँ पे। इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आप 12th स्टैंडर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और अगर आप BSc MSc कर रहे हो तो आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतने मोलाल KX, इसका इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बता दिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X, आपको X का वैल्यू पता करना है कितना होगा, सिर्फ KF का वैल्यू आपको यहाँ पे दे दिया है। बोलिए कैसे सॉल्व करोगे इसको? मैं आपको टाइम देता हूँ, आप पहले सॉल्व कर लीजिए पॉज करके, देन मैं स्टार्ट करता हूँ। सी इसका आंसर बड़ा सिंपल सा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान से सुनना। सोल्यूशन में क्या दिया है? 0.01 मोलाल, ठीक है, KX FeCN6।
ओके, डेल्टा टी एफ का वैल्यू इतना दे दिया, एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं कितना है, एक्स का वैल्यू पता करना है, के एफ का वैल्यू इतना दे दिया। सी देखो बड़ा आसान है एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना। मुझे बताओ एक्स का वैल्यू कहाँ यूज़ होगा। जब हम अगर इसका ये वाला फॉर्मूला लिखें, सर देखिए आप अगर लिखते हो कि अल्फ़ा विल बी इक्वल टू i-1 अपॉन ये हो जाएगा n-1, है ना, n-1, जहाँ पे n का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आप लोगों ने ये डेरिवेशन किया है, ax by जब वो डिसोसिएट होता है तो x टाइम्स a प्लस देता है प्लस y टाइम b माइनस देता है। मैंने ऐप पे ये वीडियो करवाया हुआ है, ये डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है, लास्ट का एक वीडियो है ये, ठीक है, जहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करके मैंने पढ़ाया है। अब मुझे बताइए इसमें जब हम n लिखते थे तो n क्या लिखते थे, x प्लस वाई लिखते थे। इफ़ यू ऑल रिमेंबर हमने n डैश डाला था वहाँ पे, x प्लस वाई लिखते थे। अब अगर मुझे बताइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ kx और मैं लिखता हूँ fe, मैं लिखता हूँ साइनाइड 6 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, x टाइम्स k प्लस देगा प्लस 1 टाइम ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है ना, ये कभी डिसोसिएट नहीं होता है, ये FeCN6 कभी डिसोसिएट नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये कभी डिसोसिएट नहीं होता है, सिर्फ ये डिसोसिएट होगा। अब अगर मुझे यहाँ पे n डैश लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, x+1, क्या लिखूँगा, x+1। तो मुझे बताइए मेरे इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, i-1 अपॉन ये हो जाएगा x+1 -1। अब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, चलो कैंसिल नहीं भी होता उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ से मुझे x मिलेगा, तो अब मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहला तो मुझे अल्फ़ा पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, दूसरा मुझे i पता होना चाहिए। अब ये अल्फ़ा और i हम निकालें कैसे, बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, ये आ जाता है। तो अब बताइए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप पहले डेल्टा टी एफ निकाल लीजिए। अब हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, colligative property of an electrolyte will be I multiplied by kf into m, I multiplied by kf into m। अब डेल्टा टी एफ का वैल्यू हमको दे दिया है 7, I का वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये दे दिया 1.86 0.001, kf का वैल्यू दिया और मोलैलिटी दे दी है। यहाँ से मेरे को मिल गया I का वैल्यू। अब I दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर इज 3.817। अब अगर मुझे I का वैल्यू यहाँ मिल गया है, i का वैल्यू मुझे मिल गया है, n डैश का वैल्यू में मेरा x+1 आएगा, तो क्या मैं यहाँ पर x का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता? जी हाँ, मैं बहुत आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा। सी kx FeCN6 ये होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा x टाइम्स k प्लस 1 टाइम। सी kx FeCN6 दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम मान के चलते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएंगे। अगर वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, ऊपर से ये जो होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, अगर उनको एक्वेस सोल्यूशन में डालोगे तो मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू हमने 1 ले लिया है, I का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, I का वैल्यू मुझे मिल गया है, 1 मुझे पता है, n डैश का मतलब हो जाता है x+y, ये और ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 2.817 आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना 2.817, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप 3 ले सकते हो, मतलब दिस इज K3FeCN6, तो यहाँ पे K3 दिया है, मतलब ओवरऑल +3 है, ओवरऑल +3 है तो इसके ओवरऑल -3 होगा, इसका मतलब आयन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयन इज ओवर हियर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आपको ये समझा कैसे करना है, याद रखना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहीं अगर ये कंपाउंड में आयन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो ये FeCN6 हो जाता ब्रैकेट क्लोज, और ये K4 हो जाता, क्योंकि इस समय अगर ये +2 होता तो साइनाइड -1 होता है, 6 साइनाइड है, -6 हो जाता, ओवरऑल मिला के -4 आता, और -4 है तो यहाँ पे K4 आ जाता। तो यहाँ से हम इवन ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सी अगर कोई BSc MSc का बच्चा देख रहा हो इस वीडियो को तो वो ये समझ जाएगा कि यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उनकी स्टोक्योमेट्री क्या होती है, या वो किस तरीके से कंपाउंड बना होता है, हम ये भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए m/10 सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सी अगेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 46% डिसोसिएटेड। यहाँ पे अब उन्होंने बोल दिया, सी प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया था, तो हमने उसको 1 मान लिया था कि इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता। उस समय हमको ये नहीं पता था ये कौन सा साइनाइड है, पोटेशियम है, फेरोसाइनाइड है कि फेरीसाइनाइड है,
+2 में है कि +3 में, वो हमें यहाँ से पता चल गया जब हमने K का वैल्यू निकाला। इनडायरेक्टली K का वैल्यू जब हमने निकाला, पोटेशियम +1 होता है, 3 पोटेशियम थे इसलिए +3 आया, तो इस पूरे पार्ट पे -3 हो गया। तो साइनाइड -1 होता है, इस हिसाब से -6 हुआ, तो आयरन पे कितना आया, +3 हो गया। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम दे दिया है, और वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड M/10 सोल्यूशन है और 46% डिसोसिएटेड है 18 डिग्री पे। ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ कितना होगा, बोलो सॉल्व करो, कैसे करोगे इसको, बी फास्ट। सी इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा। अब उन्होंने ऑलरेडी जब आपसे कह दिया है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड है तो K4 FeCN6 फेरोसाइनाइड, फेरो एंड फेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आयन जो होगा वो क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। साइनाइड -1 होता है, 6 साइनाइड हो गए तो कितना हो जाएगा, -6 ओवरऑल, -4 है, इसलिए मेरे को K4 लाना पड़ा। चलो यहाँ से इतना समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ये वाला लॉजिक समझा। अगर ये नहीं समझ रहा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको समझ में आएगा ये। उसके बाद फिर इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। मतलब ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना दे दिया है, 1/10 मोलार। अल्फा कितना दिया है, 46%, जिसको मैं 0.46 लिख सकता हूँ, ये तो परसेंटेज में दिया है। टी का वैल्यू कितना दिया है, 18 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैंने 291 केल्विन कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताइए पाई का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली पाई का फॉर्मूला होता है CRT, नॉर्मली पाई का फॉर्मूला होता है CRT। हम पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं, तो यहाँ से मेरे को CRT पाई का वैल्यू मिल गया। अब आई गॉट दिस पाई का वैल्यू। एक्चुअली मुझे पाई का वैल्यू क्या निकालना, ये जो पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का है, ये आपको कहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड विच इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्चुअली यहाँ आई आना चाहिए था, है ना। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहाँ पर आई आना चाहिए था। हम आई बाद में निकाल लेंगे, पहले हम CRT निकाल लेते हैं। तो हमने पहले पाई निकाला, ये जो पाई निकाला ये कौन सा निकाला, ये नॉर्मल, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला। जैसे मान लेते हैं अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तब कितना होता। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे आई, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय आई करना पड़ेगा। अब आई कैसे निकालोगे, आई कैसे निकालोगे, तो दे दिया है ना परसेंटेज, अल्फा का वैल्यू दिया है तो आई निकल जाएगा। अब देखो आई का मतलब क्या होता है, पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थियोरेटिकल। अब इसका मतलब ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल। मैंने यहाँ लिखना भूल गया, शायद मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ये फॉर्मूला। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आई का एक और फॉर्मूला होता है, आई विल बी इक्वल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल। अब ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये तो हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया हुआ था। आई का सारे मैंने आई के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा हो, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने ऐप पर डाला हुआ, अगर वो आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आएगा मैंने कितना डिटेल में वहाँ डिस्कशन किया है इसका ना। मुझे पाई तो मिल गया, नॉर्मल पाई मुझे मिल गया, मतलब थियोरेटिकल पाई जो था वो मुझे मिल गया। ऑब्जर्व्ड पाई मुझे चाहिए, पर ज़रूरी है क्या इसकी निकालने की, मेरे को कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आई का फॉर्मूला एक और पता है, आई कैन बी 1 + n-1 अल्फ़ा। ये किसके लिए है, फॉर डिसोसिएशन। ये किसके लिए है, फॉर डिसोसिएशन। अब मुझे अगर आई मिल गया है, मुझे आई चाहिए ना। देखो मैंने ऑलरेडी पाई निकाल लिया है, मुझे मल्टीप्लाई सिर्फ आई से करना है, आई चाहिए। आई के लिए तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा गिवन है मेरे को। तो n- कितना होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, अगर डिसोसिएट होगा तो 5 आयन देगा, 4 + 1, तो n- का वैल्यू मेरे को मिल गया, दैट इज़ 5। अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया, यहाँ से मैंने आई का वैल्यू निकाला, आई का वैल्यू निकल के आया 2.84। अब मुझे सिर्फ CRT को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से। क्यों, क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मुझे वो निकालना है, यानी ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मुझे पाई इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो मुझे आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। या दूसरी भाषा में कहूँ, अगर मुझे पाई ऑब्जर्व्ड निकालना है तो मुझे आई मल्टीप्लाइड बाय पाई थियोरेटिकल करना पड़ेगा। अब थियोरेटिकल का मतलब क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और पाई ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या हो गया, फॉरेन इलेक्ट्रोलाइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब मैं इसको घुमा फिरा के बार बार बता रहा हूँ ताकि हर एंगल से आपको ये चीज़ समझ में आए कैसे न्यूमेरिकल को टैकल करना है। सी में समझ गया। तो अब मुझे करना क्या है, आई का वैल्यू 2.84 निकला, तो मुझे अगर पाई निकालना है आपका Fe4 और ये इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो क्या हो जाएगा 2.84 मल्टीप्लाइड बाय 2.389, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 × 2 मतलब ऑलमोस्ट 6.785 के आसपास आंसर का मिल गया। तो मैंने पहले क्या किया, अब यहाँ चाहता तो मैं डायरेक्ट आई का वैल्यू रख सकता था यहाँ पे। अब आने वाले न्यूमेरिकल में मैं वही करेगा, मैं डायरेक्ट आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करेगा, इसी को अगर मैं सॉल्व करूँगा आगे के न्यूमेरिकल में, तो आई × CRT कर दूंगा और आई का वैल्यू यहीं पर रख दूंगा, ब्रैकेट 1 + n-1 अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रख दूंगा CRT ऐसे। अब ये पहला न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने इसको पहले पाई अलग निकाला, फिर आई अलग निकाला, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक समझा, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई आई से कर दिया। पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सी अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, एज 0.5% एक्वियस सोल्यूशन ऑफ KCl वाज फाउंड टू फ्रीज एट, सी नॉर्मल वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? 0 पे, पर 0.5% एक्वियस सोल्यूशन कितने पे फ्रीज हो रहा है? -0.24 डिग्री सेल्सियस पे। तो डिफरेंस कितना आया? 0.24 का। जितना वो नीचे जाएगा उतना डिफरेंस क्रिएट हो गया। इससे मुझे क्या पता चल गया? इनडायरेक्टली मुझे पता चल गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, यानी डेल्टा TF का वैल्यू मुझे पता चल गया। नाउ कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। KF का वैल्यू दे दिया आपको, वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। खुद से ट्राई कीजिए अगर आपसे होता है तो। ना देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले गिवन कंडीशन 0.5% KCl दिया हुआ है, टेम्परेचर T टेम्परेचर का मतलब है सोल्यूशन का, इतना दिया है। सॉल्वेंट का 0 होता है, सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर तो 0 होगा। तो अल्फ़ा पता करना है, आई पता करना है, KF पता करना है। तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा TB लिख सकता हूँ? डेल्टा TB का वैल्यू कितना हो गया? 0.24 केल्विन। सी डिफरेंस केल्विन में भी उतना ही होता है जितना डिग्री सेल्सियस में होगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री सेल्सियस है और 2 डिग्री सेल्सियस है, या चलो मैं कहता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस है। सी 0 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 273 केल्विन, एब्सोल्यूट वैल्यू अलग है। 27 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 300 केल्विन, पर जितना फ़र्क यहाँ पर है उतना ही फ़र्क यहाँ पर है। यहाँ पर भी 27 का फ़र्क है, यहाँ पर भी 27 का फ़र्क है। अब 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कहो या 27 केल्विन का डिफरेंस कहो, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा केल्विन में डिग्री सेल्सियस में उतना ही होता है। फ़र्क सिर्फ कहाँ आता है? फ़र्क सिर्फ आता है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में। तो जब तक आप डेल्टा TB ले रहे हो, डेल्टा T ले रहे हो, तब तक आप वो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पे T इतना था, T0 इतना था, ठीक है। W2 कितना दिया है? 0.5% सोल्यूशन कहा है ना, मतलब आपका सल्यूट 0.5 ग्राम प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट कितना है? 99.5 ग्राम आपका कौन प्रेजेंट है? सॉल्वेंट। 0.5% सोल्यूशन का मतलब वही हो गया ना, परफेक्ट ना। अब आपसे पूछा क्या गया? कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर निकालो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है? आपको पता है वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है। अब I का वैल्यू क्या हो जाएगा? M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, परफेक्ट, ठीक है। I का वैल्यू, ये फॉर्मूला, वन ऑफ द फॉर्मूला है ये। तो मुझे एक बात बताइए, M थ्योरेटिकल कितना होगा? सर M थ्योरेटिकल तो KCl का थ्योरेटिकल मास, KCl का थ्योरेटिकल मास तो 74.5 होता है ना। 35.5 प्लस आपका यहाँ पे पोटेशियम का मास, तो सर इसका मास तो 4.5 हो गया। M ऑब्जर्व्ड कैसे निकालोगे? ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो डेल्टा TF, उससे जो मोलार मास निकलेगा वो, तो सर उसका निकालना भी बड़ा आसान है। M ऑब्जर्व्ड विल बी KF इंटू 1000 इंटू W2। ये कैसे निकाला? डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ये हो जाएगा KF इंटू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? W1, ये हो जाएगा डेल्टा TF। सी I को निकालने का एक और तरीका हो सकता था। क्या हो सकता था I को निकालने का? डेल्टा TF विल बी मल्टीप्लाइड बाय I। इससे भी हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा TF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.24 दिया हुआ है। KF का वैल्यू पता है, वेट हमें पता है, हाँ 0.5% मतलब 0.5 ग्राम वेट हमें पता है। मोलार मास ऑफ KCl पता है क्या? हाँ मोलार मास ऑफ KCl 74.5 होता है अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते तो। फिर W1 कितना दिया हुआ है? 99.5 ग्राम दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय I हमें निकालना था। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, या हम कैसे निकाल सकते थे? दूसरा तरीका, हम दूसरा तरीके में क्या करेंगे? M थ्योरेटिकल हमें पता है, आइडियली KCl का मास कितना होता है? 74.5 होता है। M ऑब्जर्व्ड, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज़ करो, उससे पता करो ऑब्जर्व्ड मास कितना आता है। तो I विल बी M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड। M ऑब्जर्व्ड आप यहाँ से निकालो तो ये आ जाएगा M ऑब्जर्व्ड 38.94, मतलब उसका थियोरेटिकल मास 74.5 है, पर उसका ऑब्जर्व्ड मास जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हो इस फॉर्मूले से, वो 38.94 आता है। तो I विल बी M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड, ये फार्मूला होता है। तो इससे मुझे I का वैल्यू मिल गया। सी दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस। अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग जो मैंने आपसे कहा, क्या हो सकता था? डेल्टा TF विल बी इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय I। क्या हमको I का वैल्यू यहाँ पर भी उतना ही मिलता है? चेक करके देखते हैं। डेल्टा TF कितना हो जाएगा? 0.24, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ ले रहा हूँ, विल बी इक्वल टू I वहीं पे रख रहा हूँ, M2 वहाँ चला जाएगा। व्हाट इज़ द एक्चुअल मास ऑफ KCl? 74.5 मल्टीप्लाइड बाय W1 कितना दिया हुआ है? W1 इज़ 99.5, ये नीचे आ जाएगा KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? KF इज़ 1.86,
ये 1.86 मल्टीप्लाइड बाय W2 नीचे आ जाएगा, W2 इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब ज़रा इसको कैलकुलेटर पे चेक करके देखते हैं। दिस विल बी 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 74.5 मल्टीप्लाइड बाय 99.5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000 ब्रैकेट क्लोज। सी आंसर 1.91 अब मेरे को ऐसे भी आ रहा है। कैन यू सी दिस? तो आप इस फॉर्मूले से करो ऐसे। थियोरेटिकल मास आपको पता है KCl का कितना होता है, ऑब्जर्व्ड मास आप यहाँ से निकालो या डायरेक्ट ये फार्मूला डाल लो, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला डाल लो, यहाँ से आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। समझ में आया? मुझे लग रहा है ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। इस वाले मेथड में आपको आई फटाफट मिल जाता है, आई का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद तो सॉल्व करना मुझे लग रहा है काफ़ी आसान है, क्योंकि KCl जब डिसोसिएट होता है तो वो 2 आयन प्रोड्यूस करता है, K+ एंड Cl-। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई मिल गया ना। आपको पहले पूछा था इवेंट ऑफ फैक्टर, आई मिल गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विल बी I-1 N-1, आई का वैल्यू मिल गया। एन का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 2। क्यों? क्योंकि 1 पोटेशियम 1 क्लोराइड, तो 1.91 -1 2 -1 0.19 विल बी योर आंसर। सो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। IIT JEE मेंस और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, नीट के पेपर में आने के चांसेस हैं। सी हायर एजुकेशन में ये क्वेश्चन IIT JAM या CSIR नेट गेट में नहीं आते इतने। दिस क्वेश्चन आर नॉट आस्क्ड, बट IIT JEE और वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन में भी आस्क इन योर इंटरव्यूज़ वगैरह। और अगर आप टीचिंग करते हो, अगर आप टीचर हो तो आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि आपको 11-12 को पढ़ाना है, क्योंकि उससे आपको तनख्वाह मिलने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। सी ये क्वेश्चन IIT 1994 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज लोवर्ड बाय, यानी डेल्टा TF दे दिया है फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा, ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले किया था। सॉल्व कीजिए इसको। सी इसका आंसर देखिए, 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड है, 20 ग्राम बेंजीन है, डेल्टा TF का वैल्यू 0.45 है। ठीक है, अल्फा अपने को पता करना है, KF का वैल्यू दिया है। अब मुझे बताइए अल्फा कैसे पता करोगे? एसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये फॉर्मूला है अल्फा का। अब अपने को यहाँ क्या चाहिए, अपने को यहाँ चाहिए आई। देखो फिर से वही बात आ जाती है, या तो आप आई को ऐसे निकालो, M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व। थियोरेटिकल मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 होता है, ऑब्जर्व्ड मास आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। या तो दूसरा तरीका क्या होगा जो हम अभी कर रहे थे, दैट डेल्टा TF विल बी इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय आई। यहाँ जो मोलार मास आप यूज़ करोगे वो 60 वाला ही यूज़ करोगे, यूज़ एट 60 ओवर ईयर। अब 60 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा TF का वैल्यू दिया है, W2 दिया है, W1 दिया है, KF दिया है, यहाँ से आई निकाल सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं कहूँगा ये वाले मेथड से ज़्यादा बेटर ये वाला मेथड होगा। मैं ये वाला मेथड कर रहा हूँ क्योंकि बुक्स में इस मेथड को ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फा विल बी इक्वल टू दिस। अपने को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1/n हमें पता है। व्हाट इज 1/n? n क्या है, कितने मॉलिक्यूल एक साथ हुए हैं। अब भैया एसिटिक एसिड डायमराइज करता है, सी एसिटिक एसिड डायमराइज करता है, तो 1/n में 1/, तो 2 आ जाएगा, 1/2 - 1। अब किसी तरीके से अगर आई का वैल्यू मिल जाए, या तो वो वाले फॉर्मूले से निकाल लो जो मैंने बताया, या आप क्या निकाल सकते हो, आई विल बी इक्वल टू M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व। थियोरेटिकल मास कितना होता है 60, ऑब्जर्व्ड मास कैसे निकालोगे, M ऑब्जर्व्ड KF इंटू दिस सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो 113.78 आएगा। 60 अपॉन 113.78 0.052, ये तो मैंने बता दिया। आप ये वाला फॉर्मूले से भी करो, आई का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आई विल बी इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 डिवाइडेड बाय KF मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस फॉर्मूले से भी ज़रा चेक करो। W2 मैंने लिखना भूल गया हूँ शायद, हाँ मल्टीप्लाइड बाय W2 भी आएगा यहाँ पे। परफेक्ट। अब इसमें डेल्टा TF का वैल्यू दिया है, डेल्टा TF दिया है, M2 का वैल्यू दिया है, मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 होता है, थियोरेटिकल मोलार मास 60 होता है। सब्स्टिट्यूट करो, W1 20 ग्राम दिया है, W2 0.2 ग्राम दिया है, KF का वैल्यू दिया है। इससे भी ढूंढ के निकालो जरा, आपको आता है क्या। इससे निकाला हुआ आई का वैल्यू और यहाँ से निकाला आई का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि तरीका वही है, हम सिर्फ घुमा फिरा के काम कर रहे हैं। या तो M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व करो, M थियोरेटिकल जो उसका एक्चुअल मास होता है, M ऑब्जर्व जो आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकालोगे विदाउट आई को लिए, बिना आई को लिए आप जो निकालोगे। अगर आप आई लेके निकाल रहे हो तो जो मोलार मास आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे वो उसका ओरिजिनल होना चाहिए फिर। क्लियर है, परफेक्ट। अब यहाँ से आई का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद तो बड़ा आसान है, आई का वैल्यू आपको मिल गया 1/n, n में 1/2 पता है। ये सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर 94.6% आना चाहिए और फ्रैक्शन में 0.94 आना चाहिए। ना कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी अब मैंने यहाँ पे ना कुछ MCQs निकाले हुए हैं, ये तो हो गए न्यूमेरिकल टाइप, ये तो न्यूमेरिकल टाइप हो गए। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया कैसे लगाते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल MCQ नंबर 1, 0.002 मोलार solution of NaCl having degree of dissociation 90% at 27 डिग्री has osmotic pressure equal to, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है, बताइए कितना होगा। बड़ा आसान है। सी NaCl दिया हुआ है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू CRT। आई का फॉर्मूला बताओ, NaCl के लिए डिसोसिएट करेगा तो डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + n-1 अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज CRT। अब 1 का वैल्यू 1 रहेगा प्लस n का वैल्यू बताइए सर। NaCl जब डिसोसिएट होता है तो 2 आयन देगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1, अल्फ़ा का वैल्यू 90% यानी 0.9 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। सी का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन 0.002 दिया है, 0.002 मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू। अब सर देखो सब कुछ ये बार में है ना, आप आंसर देख रहे हो, आंसर बार में है तो आर का वो वाला ये वैल्यू यूज़ करो जो बार में होता है। दैट विल बी 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। वैसे ऊपर क्या आना चाहिए, एटमॉस्फेयर, पर इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप अगर उस वीडियो में देखोगे मैंने आपको वहाँ पे कन्वर्जन यूनिट्स बताया हुआ है, आर का कन्वर्जन यूनिट क्या होता है। तो ये लीटर बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना दिया 27 का मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आया। आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि सिंस इट इज़ डिसोसिएट करता है, इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, इसके पीछे की थियोरी मैंने पूरे वीडियोस में पढ़ाई है। अगर आप एप्लीकेशन पे जाके वीडियोस देखोगे, आपने वो पूरे कोर्स में लास्ट के जो वीडियोस हैं मैंने वहाँ पे ये थियोरी पढ़ाई है कि क्यों वहाँ मुझे आई डालना पड़ा। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, सी मोलैरिटी अल्फ़ा टी सब्सटीट्यूट करके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, दिस विल बी ब्रैकेट ओवर हियर, और फिर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0.094 बार आना चाहिए, 0.094 बार, ऑप्शन सी। कमिंग अप टू दिस क्वेश्चन, सी पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आप ट्राई कर लीजिए चाहिए तो। ओके, 0.2 मोलार एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट, भाई इतने पे फ्रीज कर रहा है मतलब डेल्टा टी बी इतना हो जाएगा। इफ़ KF ऑफ वाटर इज़ 1.86, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ KCl का कितना होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा पूछा है, देखो यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ यहाँ पे अब अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने ये RT वाला फार्मूला था तो यहाँ पे क्या लगेगा, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, एम आई राइट, KB इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा TF का वैल्यू कितना दे दिया है 0.6। कुछ लोग बच्चे कहेंगे सर माइनस आना चाहिए, नहीं रे बाबा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज होता है और माइनस 0.68 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन फ्रीज होता है, तो गैप कितने का हो गया 0.68 का। समझ में आया, अपने को डिफरेंस देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं देखना। विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई KB का वैल्यू 1.86, मोलैलिटी 0.2। क्या यहाँ से I का वैल्यू निकाल लोगे, यस। अगर I का वैल्यू यहाँ से निकल गया, अपने को तो डिग्री चाहिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा क्या होती है, I-1 अपॉन n-1। अब यहाँ n कितना होगा भाई, KCl जब डिसोसिएट करेगा तो 2 आयन देगा, तो I-1 अपॉन 2-1 यानी 1 आएगा। तो आप सिर्फ I का वैल्यू पता करो और मुझे बताओ, आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है, सी डेल्टा KCl I इंटू सी KF इंटू M, ठीक है। अब मैं यहाँ हट जाता हूँ, देखिए इफ़ यू ऑल कैन से दिस 0.68, I का वैल्यू मैंने यहाँ दे दिया है, यहाँ 1.86, तो यहाँ से मुझे मिल गया I का वैल्यू कितना आया 1.83। अब अल्फ़ा चाहिए था I-1 अपॉन n-1, अब यहाँ पे 1.83 सब्सटीट्यूट कर दिया, 2-1 आंसर 0.83 यानी 83% आया। ऑप्शन विल बी दिस। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया कैसे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी अगला क्वेश्चन है ये, अ सर्टेन सब्सटेंस A टेट्रामराइज, मतलब A अगर मैं 4 मॉलिक्यूल लेता हूँ तो वो A4 बना लेता है, यानी 1/n जो आएगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। टू एन एक्सटेंट ऑफ 80%, अल्फ़ा का वैल्यू 80% है। सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम A इन 100 ग्राम वाटर लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, यानी डेल्टा T, मोलार मास पूछा, बहुत आसान है। कैसे करोगे, सी देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका, ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है अल्फ़ा का फार्मूला होता है I-1 अपॉन 1/n-1, तो यहाँ I का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, I का फार्मूला क्या हो जाएगा, I का फार्मूला हो जाएगा 1 + 1/n-1 इंटू अल्फ़ा, ये हो गया I का फार्मूला। अब मुझे सोल्यूशन में टेट्रामराइज और लोअर फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मुझे बताइए डेल्टा TF का फार्मूला क्या होता है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, वो होता है I मल्टीप्लाइड बाय KF इंटू मोलैलिटी। अब I का फार्मूला ये सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ 1 + 1/n-1 इंटू अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज
इंटू अल्फा ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया है 0.3 डिग्री सेल्सियस, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, के एफ का वैल्यू कितना दिया है द मोलार मास, के एफ का वैल्यू दिया ही नहीं है। हाँ बट याद करो पिछला जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे उसमें के एफ फॉर वाटर इज़ 1.86, तो ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं फिक्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मिसिंग है बट मे बी शायद क्वेश्चन पेपर में कहीं तो ये दिया होगा, तो उसको हम 1.86 लेके रखेंगे। के एफ ऑफ वाटर इज़ 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। हाउ डू यू कैलकुलेट मोलैलिटी? अब मोलैलिटी आसान है, वेट अपॉन मोलार वेट, वेट कितना दिया है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, मोलार वेट ही तो ढूंढने कहा है, तो मोलार मास को मोलार मास मान लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय 100। सो कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम हियर द मोलार मास, क्योंकि 80% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया है, अल्फा का वैल्यू 0.8 आ जाएगा, तो सब कुछ तो दे दिया है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/n का वैल्यू 1/4 क्या यहाँ से निकाला जा सकता है, बड़ा आसान है, अगर आपको थियोरी आती है तो सी मैं इसको बता देता हूँ। दिस इज द आंसर। हाउ 4a इज गिविंग यू, a फॉर अल्फा दिया है, W2 दिया है, W1 डेल्टा टी एफ एम ए। अब डेल्टा टी एफ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी I मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी एफ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाउ डू यू कैलकुलेट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला है, उसको जब I से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रोलाइट का हो जाता है। अब हाउ डू यू कैलकुलेट I, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हो, 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा, ये एक एसोसिएशन का फॉर्मूला है, डिसोसिएशन के फॉर्मूले में 1/n नहीं आता, सिर्फ n आता है, वो डिसोसिएशन का, ये एसोसिएशन का, दोनों का डेरिवेशन मैंने ऐप पे करवाया हुआ है वीडियोस में प्रॉपर एकदम अच्छे से, ठीक है। अब ये 1 + n हो जाएगा 1/4 - 1 अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमको पता है कितना है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, सबको सब्सटीट्यूट करने के बाद, क्या हम मोलार मास का फॉर्मूला वैल्यू नहीं निकाल सकते आराम से? अल्फा दिया है, के एफ दिया है, W2 दिया है, W1 दिया है, n का वैल्यू टेट्रामराइज कह दिया है, मेरे को तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेल्टा टी एफ का वैल्यू 0.3 है, उन्होंने बोल दिया है इस सोल्यूशन के लिए, एम आई राइट? तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इफ़ यू ऑल कैन फाइंड इट आउट। अगर इतना आपको समझ में आ गया और अगर इतनी थ्योरी आपने पढ़ ली है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। कमिंग अप टू दिस क्वेश्चन, 0.1 मोलार सोल्यूशन ऑफ MgCl2 एट 300 केल्विन इज 4.9 एटमॉस्फेयर। क्या है ये? एटमॉस्फेयर में दिया मतलब पाई दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट विल बी द परसेंटेज आयोनाइजेशन, अल्फा निकालना है। तो देखो दोनों को एक साथ करा देता हूँ मैं। मोलैरिटी कितनी दी है 0.1, टेम्परेचर 300, पाई का वैल्यू 10, परसेंटेज अल्फा पूछा है। हाँ तो पहले अल्फा निकाल लो, सही। देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, पाई विल बी इक्वल टू I इंटू CRT, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, पाई विल बी इक्वल टू I इंटू CRT। अब मुझे बताओ पाई अपॉन CRT नीचे ले लेता हूँ, I का वैल्यू सब्सटीट्यूट कैसे कर सकता हूँ, डिसोसिएशन करेगा तो 1 + n - 1 अल्फा, ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है। इसमें अल्फा का वैल्यू हमें पता करना है कितना है, n का वैल्यू हमें पता है, कैसे पता है सर? MgCl2 जब डिसोसिएट करेगा तो 1 Mg+ बनाएगा और 2 बार Cl- बनाएगा, तो हो गए ना 3 आयंस, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू 4.92, C का वैल्यू 0.1 क्योंकि 0.1 मोलार कहा है, R का वैल्यू 0.083 क्योंकि मोलैरिटी में मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, तो R का वैल्यू में लीटर आना चाहिए। टेम्परेचर 300, 1, n का वैल्यू हमने 3 ले लिया, अल्फ़ा हमें पता करना है। सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू 0.49 नहीं निकाल सकते? तो आंसर विल बी 49%। ट्राई करो प्लीज़ इन न्यूमेरिकल्स को, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, स्पेशली जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे BSc MSc में हैं, जो टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, जो कल को इंटरव्यूज़ में बैठना चाहते हैं, ये न्यूमेरिकल बहुत काम आएंगे। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल जो अब मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने थ्योरी वीडियोस में भी बताया था आपको, याद करो ग्लूकोज का मैंने एक एग्जांपल लिया था। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सीधे को इसके पीछे की थियरी बड़ी सिंपल है। पानी जो होता है, पानी बॉईल करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री पे। जो प्योर वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। अब अगर तुम उसके अंदर सल्यूट ऐड कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। अब एलिवेशन कितना आएगा वो डिपेंड करता है कितने आयन प्रोड्यूस हुए या कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस कितने हैं या मॉलिक्यूल्स कितने। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स? याद करो मैंने थियोरी वीडियोस में ऐप पे पढ़ाया था, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आई, उनका नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट। जैसे हम ये आई निकाल लेते थे ना, अब देखिए 0.01 मोलार Na2SO4, तो 0.01 मोलार Na2SO4 कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01। Na2SO4 कितने आयंस प्रोड्यूस करता है
1 मोल Na2SO4 3 आयन प्रोड्यूस करता है, 2 सोडियम के 1 सल्फेट का, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3 0.03। सिमिलरली 0.01 मोलर KNO3, सी 0.01 है, KNO3 कितने आयन प्रोड्यूस करता है सर? 2, K प्लस NO3 माइनस 0.02 आंसर आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ आयंस वो जो प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका आंसर जिसका मैक्सिमम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। सिमिलरली यूरिया, सर यूरिया तो डिसोसिएट ही नहीं होता, 1 मॉलिक्यूल ही रहेगा, 1 मोल ही रहेगा, पर अभी वो कितना है 0.015 मोलार है, तो 0.015 इंटू 1 0.015। और सिमिलरली ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं होता ना एसोसिएट होता है, 0.015 इंटू 1 आंसर कितना आएगा 0.015। सी इसके पीछे का थियरी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट को लेता हूँ, ये सब मैंने थियोरी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन के कंप्लीट कोर्स में, अगर आपने देखा है तो आपको ये समझेगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ तो आई का वैल्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय ये आई का वैल्यू इधर मैंने 1 और 1 लिया क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे 3 लिया क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ 2 लिया क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है। और कितने आयन प्रोड्यूस करता है? 2 + 1 3, 1 और 1 2। इसमें सबसे ज़्यादा C इंटू आई का वैल्यू किसका है? C इंटू आई का वैल्यू सर सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर नीचे। तो सबसे ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन प्रोड्यूस करेगा? सर ये करेगा, उसके बाद में ये करेगा, और ये दोनों की इक्वल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? Na2SO4 का, फिर किसका होगा 0.01 मोलार KNO3 का, फिर किसका होगा 0.015 मोलार ग्लूकोज एंड यूरिया, क्योंकि उन दोनों का C इंटू आई का वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछे भी फॉलोइंग सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो दिस हैज़ टू बी योर आंसर। यहाँ पे 49% विल बी योर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। इसका जो कंप्लीट कोर्स है वो मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक एंटायर थ्योरी एक्सप्लेन करी है। कुल मिला के 40 वीडियोस हैं सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव की थ्योरी के, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, इसे लेके फाइनल तक, यानी यहाँ तक के एडवांस लेवल के टॉपिक्स तक को मैंने डिस्कस किया है। क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव पढ़ने के लिए, तो आप उस जो मैंने कोर्स बनाया हुआ है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हर वीडियो का 2 मिनट आपको स्टार्टिंग में फ्री रखा हुआ है देखने के लिए, और कुछ वीडियोस मैंने बीच में फ्री रखे हुए हैं जो आपको फ्री मिल जाएंगे, जिनको आप देख सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि मुझे वो कोर्स परचेस करके देखना है कि नहीं देखना है। नाउ जहाँ तक बात रही जेई की और जहाँ तक बात रही नीट की, तो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव की बहुत अच्छी खासी वेटेज है, और सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव अगर आएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से समझेगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बहुत अच्छे से समझेगा। जहाँ तक बात रही IIT जैम की, जहाँ तक बात रही गेट की, और जहाँ तक बात रही CSIR नेट की, सो मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगा कि इन पेपर्स में ये टाइप के क्वेश्चन अक्सर नहीं देखे जाते, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर नहीं देखे जाते। लेकिन सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव इवन तो डायरेक्टली तुमको जैम या नेट में नहीं आते क्वेश्चन, बट उसका जो बैकग्राउंड है, बेसिक्स है, वो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में समझने में आपको हेल्प करेगा। और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको एक पूरा यूनिट में मानता हूँ, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये 4-5 चैप्टर्स का एक पूरा ग्रुप है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये एज अ टीचर या एज अ साइंटिस्ट जब आप कभी फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जहाँ तक बात रही UPSC की, UPSC में जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के एच से बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी यहाँ वहाँ गलती से पूछे जा सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव जेई नीट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आपको तो ले ही लेना चाहिए, आपको तो देखना ही चाहिए। और हायर एजुकेशन वालों को तो मैं कहूँगा आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इससे आपका बेसिक्स मजबूत होगा, जिससे आप आने वाले हायर लेवल के एडवांस टॉपिक्स को आसानी से समझ पाओगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।